आ रहे हैं, देर हो तो चाहे कोई नहीं अभी तो इसमें पूछ लो। अभी नहीं अभी अभी चल रहा, साहब नहीं आए सर, मैं उनसे वापस कॉल करता हूँ, तब तक आप इनसे आप सीधी बात कीजिए। अगर ठीक कोई है, स्टूडेंट से एक बार इनसे सर को टाइम देता है 10 मिनट का। मैंने 8 बजे का निवेदन किया सर से भी आप 8 बजे ज्वाइन कीजिए, लेकिन सर हो सकता है 1-2 मिनट, अधिकारी हैं, 1-2 मिनट आके, कल 15 अगस्त की तैयारी भी लग रही हो, तो आप ऐसा कीजिए और सर के आने तक इनका कीजिए, मैं बात करता हूँ सर से, ठीक है ना सर? ठीक है, एक एक ठीक है। तो स्टूडेंट आप एक एक स्टूडेंट रोशन जी सर से बात कर सकते हैं। बताएं, जो कोई बोलना चाहें, आप एक अपना माइक चालू करके बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वीडियो सर भी मैं ऑन कीजिए, जो दीपक। बोल रहे हैं जो ऑन कीजिए। दीपक आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस सर। हाँ गुड इवनिंग हाँ सर। दीपक, बोलो। सर मैं ये बोलो बोलना दीपक। चाहता हूँ सर, मैं जब 10th क्लास से था, जब जब से ही मैं लिख लिख के याद करता हूँ, जब हम्म, के करता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। लेकिन जब मैं एग्जाम टाइम पे एग्जाम देने के लिए बैठता हूँ, तब वो कहीं ना कहीं मैं अटक जाता हूँ और भूल जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने जैसे बताया यहाँ पे रख के, मैं भी यही करता हूँ, ये करके फिर वो याद आ जाता है मुझे। लेकिन बिल्कुल। मैं कितना ही लिख लिख, मैं हमेशा लिख लिख के याद करता हूँ, चाहे मेरे एमसीक्यू, जैसे 11th के मेरे फर्स्ट टाइम में एमसीक्यू के एग्जाम थे, और 11th के फर्स्ट टाइम पे मैं मेरे ऑल ओवर क्लास में सब मैं सबसे में फर्स्ट रैंक। तो मैं एक ही रीजन था first rank का, लिख के याद किया, आंसर मेरे सही थे। जब सेकंड टर्म में फिर वो सब्जेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें अपन को पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, वहां पे मैं कहीं नहीं जाता था, चाहे मैं लिख लिख के याद करता हूँ। ठीक है, बात समझ गया मैं। लिख लिख के याद करने के भी दो तरीके हैं, देखो। एक तरीका है, आपने पढ़ा, एक सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस पढ़ करके उसका 3 शब्द लिखे, और फिर देखा और फिर 3 शब्द लिखे, फिर देखा और फिर 3 शब्द लिखे, वो तो नकल है। वो लिख करके याद करना नहीं है। लिख करके याद करना कब होगा? जब आप 2-3 सेंटेंस पढ़ें या पूरा आंसर पढ़ लें, आपको लर्न हो गया, आपके अग्र मस्तिष्क की मेमोरी में वो सेव हो गया, फ्रंट ब्रेन में, वो आपका 2-3 मिनट के लिए सेव है, या मिड ब्रेन में चला गया 10 मिनट के लिए, उस समय आप थर्ड टाइम उसको लिख दें, तो वो आपके काम आएगा। और पूरा लिखना है आपको आंसर, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक एक लाइन या एक एक फ्रेज नहीं, पूरा आंसर लिखना है। तो एक टाइम लिखने से काम नहीं होगा। आज लिखा, थर्ड डे वापस लिखो, सेकंड डे वापस लिखो, तो होगा। यस सर। आप खुद ही कह रहे हो, रिजल्ट आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिखावट में, लिखने के तरीके में थोड़ा सा फेरबदल करने की जरूरत है, आएगा रिजल्ट। सर वो मैं मानता हूँ, मेरा रिजल्ट आया है और मेरी सारी कॉपी भरी भी है। लेकिन सर जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया, जैसे कि मैंने लिया बुद्धा, बुद्धा का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, वो लिया मैंने। अब उसको एक हम्म, पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया बिल्कुल अच्छे से, फिर बुक को मैंने हम्म, साइड में रखी, फिर वो टॉपिक मैं खुद अपने मन से लैंग्वेज बना के लिखता हूँ। हम्म। फिर मैं उसको लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, जब तक की वजह से भूल जाता हूँ। इसका ह्यूमरी का है, जब आप लिखो तो एक पेपर, आड़ा टेढ़ा बड़ा सा शीट होती है ना, जो 5 रुपए की शीट आती है जिससे हम ड्राइंग करते हैं, वो यस सर। शीट दीवार पे चिपका लो। यस सर। दीवार पे चिपका लो, और देखो मैं आपको वीडियो वहां ले जाके बताता हूँ। जैसे माना यस सर। कि 1 मिनट के लिए ये, मैं अब इसके ऊपर मैं लिखूं तो अच्छा। नॉर्मली समझ गए, आपकी गर्दन नीचे है, थोड़ा मुश्किल में आकर के उल्टा सा, इस तरह से, और वो आंसर उस पर लिख दो, मुश्क हो जाओ करके, आप भी लिख दो, ऐसे लाइनें चलेगी। ठीक है, यस सर। पेपर पे ये तरीका अपनाओ, ये काम करेगा।
हम कोई भी काम लीक से हट करके हमारे को याद करना हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कोई। ओके सर, थैंक यू सो मच नेक्स्ट सर। बताइए। और कोई है? कोई कोई आपके प्रश्न होगा भी नहीं इसमें, प्रश्न करने जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं है तो फीडबैक ही दे दो, मैंने कैसा बताया, कोई काम की चीज लगी या नहीं लगी। समरी साहब, बड़ा ही प्रैक्टिकल सेशन है सर, और हम लोगों के लिए बड़ा जोशीला, और जो लर्निंग स्टेप जो आज दिन तक हमने सीखी नहीं है वो वास्तव में मेमोराइज हुई है, और याद करने की जो ट्रिक बहुत प्रैक्टिकल है, मजा आया मतलब। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? देखो, किसी के पास कोई चीज नहीं है तो मैं बता दूं आपको। अब हम थोड़ी देर अपने पास और समय है, हम गप लगा लेते हैं। हम गप ही लगा रहे हैं, मेरे पास ज्यादा बताने को कुछ है नहीं, मैं इतना विद्वान हूं नहीं। मैं आउटडेटेड आदमी हूं, असफल आदमी हूं, ठीक है। असफल हूं। असफल क्यों हुआ, एक दिन हम कभी बैठेंगे तो उन असफलताओं पर भी चर्चा करेंगे, क्या रीजन था, जिस वजह से मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन उस पूरा रोशन जी सर, लब्बो लुबा। सर जी सीआई सर। साहब, हाँ सुरेश जी सर आ चुके हैं। ठीक है, वेलकम सुरेश जी। सर नमस्कार और सर। जय हिंद। सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दूंगा। हमारे बीच अब आपके मार्गदर्शन हेतु श्रीमान सुरेश जी साहब अधिकारी, जो अभी वर्तमान में विशेषाधिकारी नगर विकास न्यास में पदस्थ है। आप 2014 आरएएस बैच से आरएएस हैं, और जैसा आपको रोशन शाही साहब ने हल्का फुल्का इनका परिचय दिया, वैसे जमीनी लेवल से एक सामान्य से परिवार से आप बिलोंग करके बहुत मेहनत से, स्ट्रगल से आप आरएएस अधिकारी बने। इनके अनुभव जानिए, इनके गाइड बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। सर नमस्कार सर। सर जी सर, आवाज आ रही मेरी? ये सब जने, सभी स्टूडेंट्स आपके दर्शक सके, दीदार कर सके। सर वीडियो भी ऑन कीजिए सर आपका। बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत 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 जी सर, आवाज भी आ रही है। स्वागत है सर, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने समाज के बच्चों के लिए, उनको गाइड करने के लिए निकाला। सर साहब बता दूं आपको कि आप किन बच्चों के सामने हैं। ये वो बच्चे हैं सर जो अपना मित्र परिषद ने समाज सर्वे सर्च आउट किया और सूचीबद्ध किया, जो वर्तमान में और आरएएस अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सूचीबद्ध करके ग्रुप बनाकर उनको जोड़ा, ताकि उनको अपन समाज के आईएएस अधिकारियों से, आरएएस अधिकारियों से, कोचिंग संस्थान से उनका गाइडेंस दिला सके। उनको कुछ भी सहायता हो, कोई नोट्स वगैरह हो, कोई भी संसाधन उपलब्ध करने में समाज भामाशाहों द्वारा मदद कराने में चला सर पीरियड। इस सेमिनार निपटने के बाद हम लोगों से और इनकी जरूरत के अनुसार करेंगे। उस सेमिनार के तहत आज थर्ड सेमिनार है। इस थर्ड सेमिनार में आपने समय दिया बच्चों के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने मित्र परिवार की ओर से। और ये आपके समक्ष समाज के बच्चे हैं, भावी समाज के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और आपको देखकर ये कुछ मोटिवेट होंगे, आपके जैसे अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होंगे। प्लीज सर आप बच्चों को गाइड करें। धन्यवाद सर। सुरेश जी सर, वीडियो वापस ऑफ हो गया सर आपका। वीडियो और स्पीकर दोनों और ऑफ हो गया सर, स्पीकर भी ऑफ हो गया आपका। दिक्कत ये है ना कि फोन आ जाते बीच बीच में। डीएनडी कर दीजिए सर हल्का सा। हाँ सर, आवाज तो आ रही, लेकिन आवाज आ गई। वीडियो भी दे दीजिए सर, जो आपको देख कर सुनेंगे स्टूडेंट्स। जी सर, अब आ गए सर। जी सर। चलो सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इन सभी हमारे समाज के जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, इनसे मुखातिब होने के लिए, और हमारे छोटे भाई रोशन जी के भी आज दीदार हो गए हमें। तो आज के इस सेमिनार में
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपने मुझे मौका दिया इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आज इस अवसर पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि चूंकि हमें आरएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तैयारी के लिए हमारे पास में क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या पुस्तकें होनी चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, इसके बारे में मोटा मोटी आप सभी लोगों को पता है। तो हम उन चीज़ों पे न जाके मैं दो बहुत ही छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा आपको कि पहली चीज़ जो है वो ये है कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जब भी मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपका परिश्रम और आपका जो श्रम है, जो आपकी मेहनत है, वो 100% रंग लाएगी। इसलिए आप कभी भी असफलताओं के बारे में कभी नहीं सोचे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे साथ में हमारे एक मित्र थे ताज मोहम्मद रंगरेज। उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो हमारे साथ ही पढ़ते थे, मेरे से 5-6 साल सीनियर थे। वो भी आरएस की तैयारी कर रहे थे, उनको देख के हमने भी आरएस की तैयारी करना प्रारंभ किया। मीनवाइल वो मेरे से 5 साल पहले भी तैयारी कर रहे थे, उसके बाद भी वो 5 साल तक तैयारी करते रहे। उनका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी आप देखिए कि वो एमए बीएड थे, आरएस का एग्जाम दे रहे थे, 3rd ग्रेड टीचर भी नहीं बन पाए, 2nd ग्रेड नहीं बन पाए, 1st ग्रेड नहीं बन पाए, आरएस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो व्यक्ति निराश नहीं हुआ और वो परिश्रम करता रहा, श्रम करता रहा। तो आप लोग जानते होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड चलता है, तो उसमें कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड फर्स्ट का जो विजेता था हर्षवर्धन नवाटे था। आप सबको पता है इस बारे में। सेकंड टाइम जब कौन बनेगा करोड़पति का सेकंड सीजन जब स्टार्ट हुआ, तो कौन बनेगा करोड़पति का पहला करोड़पति विनर वही ताज मोहम्मद रंगरेज था, अगर आप लोगों की जानकारी में हो तो। वेरी आप गुड सर। देखिए कि वो आदमी लगा रहा, अपने अपने जो उद्यम था, अपना जो परिश्रम था, उसका जो लक्ष्य था, वो लगा रहा। सरकारी नौकरी कहीं नहीं है, 3rd ग्रेड टीचर भी नहीं बना, आरएस में भी नहीं बना, और वो कौन बनेगा करोड़पति के सेकंड एपिसोड में पहला करोड़पति बना। अब आप आगे देखिए कि उसका परिश्रम फिर जाया नहीं गया और अगली जो वैकेंसी आई उसमें वो 1st ग्रेड लेक्चरर बन गया। अगली वैकेंसी जब आई उसने दिया तो वो सेकेंडरी स्कूल का एचएम बन गया और आज वो प्रिंसिपल है। क्योंकि वो आरएस को फिर उन्होंने छोड़ दिया, चूंकि मैं एचएम बन गया हूँ, प्रिंसिपल बन गया हूँ, तो उन्होंने आरएस को छोड़ दिया और किसी जगह ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप इस उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत करी, अपने टारगेट के प्रति डिवोटेड रहे, तो वो कौन बनेगा करोड़पति में उनको पैसा भी मिल गया, मान सम्मान मिल गया, पहचान मिल गई, उनको पूरा भारत जानने लग गया, हमारे गांव में उनकी पूरी बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई और वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। तो एक उदाहरण है आप लोगों के सामने कि अगर आप कोई भी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी भाव के आप लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो एक बात तो आप ये अपने जहन में हमेशा से रखें। दूसरी चीज, जैसे कि सुभाष जी बता रहे थे, रोशन जी भी बता रहे थे, रोशन जी और हम दोनों पड़ोस के गांव से ही हैं। हमारा परिवार का अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरी जो माता जी है वो साक्षर भी नहीं है। मेरे पिताजी सिलाई करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं। तो वो हमने जब नौकरी में आया तब हमने छुड़ा दिया। हमने बीए भी प्राइवेट किया, हमने एमए भी प्राइवेट किया, लेकिन हम तो नौकरी का लोगों से कहना चाहूंगा कि जो हमारी क्लास 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 5 साल का जो फेज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन 5 सालों के अंदर कोई भी बच्चा अगर मेहनत करता है पूरी ईमानदारी के साथ में, तो सफलता निश्चित रूप से उसको मिलेगी। क्योंकि यही वो 5 साल है जो हमारे तपस्या के, तप के, श्रम के श्रेष्ठ समय होता है। इस दौरान अगर हम लेबर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, माना कि ग्रेजुएशन हो गया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया हो, अब भी उनको लगता है कि हम कहीं लेट तो नहीं हो गए, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब जगे तब सवेरा है। अगर आज आपने ठान लिया
तो आप निश्चित रूप से अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे, तो आप उसके लिए लग जाए। तो हम जब पढ़ते रहे तो हमने देखा कि या तो हम जीवन भर थर्ड ग्रेड टीचर रहेंगे, पहचान मिलेगी नहीं, या तो हमें कॉलेज में लेक्चरशिप में जाना है, या हमें आरएससी बनना है। तो ईश्वर की कृपा से और अपना मेहनत का परिणाम ये रहा कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2001 में फर्स्ट टाइम में जैसे मेरा एमए प्रीवियस हुआ, उसी दौरान 2001 में मेरा तहसीलदार सेवा में सिलेक्शन हो गया। तो उसी दौरान हम नौकरी में आ गए। तो नौकरी करते करते भी रोशन जी और हम मिले भी थे। तो 20-21 साल इसमें भी हमारे हो गए नौकरी में। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हम देखे। तो आप एक चीज ये हमेशा अपने जहन में रखिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय वस्तु, आप आजकल देख रहे हैं कि मार्केट में ढेरों सारी गाइडलाइन आ रही है, ढेरों सारी बुक्स आ रही है, ढेरों सारे कोचिंग से ढेरों सारी चीजें आपको इधर उधर डाइवर्ट करेगी। तो मैं इस संबंध में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा चीजों में उलझे नहीं। एक तो आपका सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। आपका जो भी सिलेबस है, चाहे आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, सिलेबस आपके कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस पूरा का पूरा आपके दिल दिमाग और जहन में होना चाहिए, ये मेरा सिलेबस है। सिलेबस से दाएं बाएं अपने को भटकने की जरूरत नहीं है। और गाइडलाइन, ये जो गाइड बुक होती है या कोई ऐसी सीरीज टाइप निकलती है, तो आप इसमें ज्यादा न पढ़ें। और मेरा ये मानना है कि कोई भी अच्छे ऑथर की टेक्स्ट बुक आप लें, आप उसको पढ़ें। मेरा ये मानना है कि आप 10 किताबों को न पढ़ के एक किताब को 10 बार पढ़ें। हिंदी के लिए आपके पास में 4 किताबें होगी कंपल्सरी के लिए, इंग्लिश के लिए 4 किताबें होगी, हिस्ट्री के लिए 4 किताबें होगी, भारतीय पॉलिटिक सिस्टम के लिए आपके पास 4 किताबें होगी, 5 किताबें होगी, 10 किताबें होगी। अलग अलग आदमी आपको अलग अलग गाइड करेगा कि आप ये किताब पढ़िए, दूसरा कहेगा ये किताब पढ़िए, तीसरा कहेगा ये किताब पढ़िए। मैं भी कह दूंगा कि आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए या अंतरराष्ट्रीय इतिहास के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए, या आपको हिस्ट्री में ये किताब पढ़नी चाहिए। तो आप मेरी बात को गौर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको कहूंगा कि आप जो भी किताब पढ़ें, 10 किताबें नहीं पढ़ें। 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने की अपेक्षा आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। हिंदी है, आप में उसमें चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, चाहे संधि हो, समास हो, लोकोक्तियां हो, दोहे हो, मुहावरे हो, पद्यांश हो, गद्यांश हो, संक्षेपण हो, पल्यमन हो, जो कुछ भी है, वो उन चीजों को आप उनके ऊपर अपना कमांड कीजिएगा। एक चीज को आप 10 बार पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हम 10 चीजों में इधर उधर, आज ये पढ़ा कल वो पढ़ा, किसी ने कह दिया तो हम उधर चले गए, किसी ने कहा कि इधर आ जाओ, हम इधर चले गए। तो हमारा सफर में भटकाव हो जाएगा। हमें इस भटकाव से बचना चाहिए। और हमारा जो सिलेबस है और जो हमारी टेक्स्ट बुक हमारे पास है, उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें होती है जो हम बहुत हल्के में उन चीजों को लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी विषय से जुड़ने के लिए हमें गंभीर होना बहुत जरूरी है। गंभीरता, अनुशासन, ये 2 चीज ऐसी है जो हमें पे करेगी, हमें वापस रिफंड करेगी, हमें बताएगी, हमारी गंभीरता हमें बताएगी। हम कई बार अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जो हमें उसको गंभीर होकर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं कि तू चल मैं आया। तो हमें किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। पूरी गंभीरता के साथ में, पूरे अनुशासन के साथ में हमें चीजों को लेना चाहिए। अभी मैं आपको, जैसे आपका अखबार है, डेली का अखबार है, आप कोई सा भी पेपर पढ़े तो आपको प्रतियोगिता दर्पण है, या आपका क्रॉनिकल है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, या और भी किताबें, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि आपका दैनिक जो अखबार होता है, आप सोशल मीडिया से ज्यादा फोकस आप प्रिंट मीडिया के ऊपर करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि अभी 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल ये कहाँ हो रहा है। तो हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है कतर में हो रहा है। हम ये अवेयरनेस को लेके, गंभीरता को लेके एक बात बता रहा हूँ। तो 2022 के बाद में 2026 का वर्ल्ड कप भी फिक्स हो गया। तो वो भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर हमने अखबार को या न्यूज़पेपर को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा तो हमें 2026 के बारे में भी आइडिया होगा कि 2026 का वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ हो रहा है। और 2030 की भी तैयारी हो रही है, उसके लिए भी कई देशों ने आवेदन कर दिया है। अभी 2022 चल रहा है, अभी 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो आपके नवंबर में स्टार्ट होगा। लेकिन हम 2026 और 2030 को लेके भी
बात कर रहे हैं। तो इस उदाहरण से मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना है कि आप अखबार पढ़ें, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें, हिस्ट्री की किताब पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ें, तो उसको पूरे मनोयोग के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में उसका अध्ययन करें, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो अपन फिर आपसे और मुखातिब होंगे, जुड़ेंगे, और मेरा आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी करें पूरे मन से करें, दबाव से नहीं करें, किसी प्रेशर से नहीं करें। और आपको अगर कहीं आरएस और आईएएस के एग्जाम को देते हुए कहीं भी अगर आपको रोजगार मिलता है और आपका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, आर्थिक आपको आधार मिलता है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस का काम करेगा। आपको लगेगा कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मेरे पास ये नौकरी है जहां से मुझे मेरा और मेरे परिवार का या मेरा अपना खुद का खर्चा चल सकता है। तो कॉन्फिडेंस आपके पास में बिल्ड होगा। आप निश्चित रूप से अगर कोई मौका मिलता है रोजगार का तो आप छोड़िएगा नहीं, और आप उस रोजगार को पाइएगा और अपनी तैयारी को अनवरत रखिएगा। मैं आपसे फिर जुड़ूंगा, फोन भी मेरे बार बार आ रहे हैं, मैं काट भी रहा हूँ, लेकिन अगली बार कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि कोई दूसरा फोन लेंगे ताकि आपके और हमारे बीच में किसी भी तरीके से व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। तो सुभाष जी और रोशन जी, मैं चाहूंगा, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और आगे जब भी आप कहेंगे तो आप सबके साथ जुड़ेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे आपसे जुड़ने का मौका दिया। मैं मेरी बात को ही समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई बात है तो आप बताइएगा प्लीज। तो सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कुछ समय और दे सके तो ये बच्चे डायरेक्ट भी आपसे बात कर लेंगे 1-to-1। सुभाष जी, कोई बात करना चाहे, कोई क्वेरी हो तो आप बताएं, कोई भी बच्चा जी बात जी कर जी सकता है। हाँ, स्टूडेंट्स आप सर से सीधे बात करें, एक एक करके अपना स्पीकर ऑन करके, और वीडियो और स्पीकर ऑन करके डायरेक्ट सर से बात करें। आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं आपने बताया कि 10 बुक पढ़ने के लिए एक बुक पढ़ना चाहिए हमको। सर मैंने भी मेंस के लिए मैंने भी ज्योग्राफी बुक पढ़ी थी, मैथ्स कुमार बर्णवाल। तो क्या सर वो सफिशिएंट तो मतलब बहुत बढ़िया बुक पढ़नी चाहिए? आपको, आपकी मुझे आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ज्योग्राफी के लिए कह रहे हैं? हाँ सर, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। आप सुभाष जी, सर मैं ये रिक्वेस्ट कर जी रहा हूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी आ रहा है, तो अपन इनका कोई। हाँ आशीष बोलिए, हेलो। आशीष जी बताइए। वापस बोलिए आशीष। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि सर अगर मैंने हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी मैंने मैथ्स कुमार बर्णवाल बुक पढ़ी थी और एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ी थी। तो क्या सर हाँ। ये एफिशिएंट है, मतलब और कुछ मतलब बढ़िया बुक करनी चाहिए? देखिए, मैं अभी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको और वापस अगली बार अपन बात करेंगे, मैं बता दूंगा। बाकी एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगा, बाकी जो सब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट बुक है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एनसीईआरटी की बुक्स प्लस उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे ऑथर की टेक्स्ट बुक आप ले लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल पे करेगा, 100% पे करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट। सुभाष जी 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उपलब्ध करा देंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं। और 2 दिन बाद अनिल जी पहाड़िया साहब भी आज कहीं व्यस्त हैं, तो 2 दिन बाद सर सुरेश जी सर 2-3 दिन बाद हम वापस आपका टाइम लेंगे सर, 2-3 दिन बाद। जब भी कहेंगे मैं तैयार रहूंगा आपके लिए, ठीक है ना? ठीक सर, अगर कुछ क्वेश्चंस भी हम बच्चों से लेकर आपके लिए तैयार रखेंगे, ताकि पहले दे दूंगा मैं, ताकि आप उसकी तैयारी। जी सर मैनी थैंक्स सर, मैनी थैंक्स। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी सुभाष जी, मेरे लिए कोई काम हो तो आप जरूर बताइएगा, तो हम जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। सुरेश जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बीच में आए। और मैं सभी बच्चों को बता दूं, सुरेश जी हमारे साथ हमारे संगठन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। याद हो तो 2018 के उदयपुर के कार्यक्रम में आप थे, उदयपुर के परीक्षा थी सर, कार्यक्रम में छात्रावास परीक्षा थी सर अपने, पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में थे। राइट।
आपके आप आपके कहने पे आए रोशन जी, आपके आदेश की अरे पालना नहीं में थे हम भी। नहीं, बड़े भाई है बिल्कुल सर, हमेशा रहेंगे। बड़े भाई आपका आशीर्वाद मिलता रहे सर। चलो जैसे मुझे ठीक है, मिला है, थैंक यू। जैसे जैसे मुझे मिला है, इन बच्चों को भी मिलता रहे सर। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। मिला, बिल्कुल सबके साथ है, बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है, थैंक थैंक ओके यू, यू सर, सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, अब आप लोग वापिस सीआई साहब, अब इनसे जी वापस मुखातिब कीजिए। 2-3 दिन बाद अपन वापस रखेंगे। अनिल जी पारडिया साहब भी आज वो कल 15 अगस्त की तैयारी में है, तो अपन 2 दिन का गैप देकर वापस रखेंगे। सुभाष जी, आप मुझे भी की तैयारी करनी है कल। मुझे भी करनी है, और मुझे तो अच्छा, परेड करनी है सुबह। चलो तो ओके। तो अपन मैं 2 दिन बाद वापस मिलते हैं। और जो स्टूडेंट आज जुड़े हैं उनसे आग्रह रहेगा कि आपको आज का कैसा लगा। रोशन जी सर ने बताया जो, श्रेय जी सर ने बताया जो, वो आप सब जने ग्रुप में लिखे। ग्रुप में लिखने से ये मुझे होगा कि भी आपकी उपस्थिति हो जाएगी कि आज आप कौन कौन उपस्थित थे। और मैं अब की बार उपस्थिति भी तय करेंगे, ताकि अपने दूसरों से व्यक्तिगत बात करूंगा मैं सबसे कि भाई आप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है। तो अपने में कोई कमी होगी तो उनसे पूछेंगे। थैंक्स ऑल। आज आप सब लेफ्ट हो जाएं और अपने ग्रुप में जरूर लिखें अपना अनुभव आज का। थैंक यू। थैंक यू। Yes, sir.